Hello students, today I am going to start topic 3 from the chapter Nationalism in Europe, that is the age of revolutions from 1830 to 1848. This we are talking about 19th century, and till now we have read about liberalism and conservatism. As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland, Poland. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, and members of the commercial middle classes. So students, we talked about conservatism in last topic. मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिज्म के बारे में, जिसमें बताया गया था कि वो कंजर्वेटिव जो थे फिर से मोनार्की सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और उन्होंने 1815 के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के डिफीट के बाद किया भी। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ, जिसके बाद यूरोप के मैप में चेंजेस भी आए, कई स्टेट्स इधर से उधर किए गए, किसी दूसरे स्टेट में मिलाए, किसी दूसरे स्टेट से हटाकर, जो हमने डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन कंजर्वेटिज्म के आने से लिबरल जो थे या रिवॉल्यूशनरीज जो थे उनके लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि उनको सप्रेस किया जाने लगा। कंजर्वेटिव किसी भी हाल में प्रेस को आज़ादी नहीं दी, और रिवॉल्यूशनरीज को उन्होंने कोई फ्रीडम नहीं दिया रिवॉल्यूशन करने के लिए। सो दे बिकेम अंडरग्राउंड, वो अंडरग्राउंड होकर अपनी एक्टिविटीज़ करने लगे। और उसी में हम लोग गिसेप मैजनी के बारे में भी पढ़े थे, उन्होंने भी कई सोसाइटीज़ बनाई, और जिसमें यंगस्टर्स थे जो नेशनलिज्म के लिए फ़ाइट कर रहे थे या रिपब्लिक नेशन इस्टेब्लिश करने के लिए फ़ाइट कर रहे थे। जैसा कि इस टॉपिक में बताया गया है कि लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विथ रिवॉल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप। यूरोप के कई रीजन्स में अभी लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो थे वो बढ़ रहे थे, और उनके एसोसिएट्स भी बढ़ रहे थे, जैसे इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, provinces of Ottoman Empire, Ireland, Poland. These revolutions were led by liberal nationalists, और ये जो क्रांति थी वो लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा कैरी की जा रही थी। जिसमें ये लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे? ये थे एजुकेटेड मिडिल क्लास अलाइट, पढ़े लिखे लोग, कुलीन लोग। उसमें प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, और कमर्शियल मिडिल क्लासेज, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद कमर्शियल मिडिल क्लास एग्जिस्ट करने लगा था यूरोप में, और वो भी अपने ट्रेड को फ्री करना चाहते थे बहुत सारे बैरियर्स से। तो लिबरल नेशनलिस्ट में वो भी आते थे। द फर्स्ट अपहील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815। 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म के आने से मोनार्की सिस्टम फिर से इस्टेब्लिश हो गई थी। फ्रांस में भी बर्बन डायनेस्टी फिर से आ गया था, लेकिन फिर 1830 के आसपास फिर से लिबरल रिवॉल्यूशनरीज जो थे उन्होंने फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को फिर ओवरथ्रो किया। वो इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। और इस बार पहले लुइस 16 थे, इस बार थे लुइस फिलिप एज इट्स हेड, और इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के हेड थे लुइस फिलिप। When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold. मेटरनिक ने एक बार ये बात कही थी कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप के बाकी जितने पार्ट हैं उनको ठंड लग जाती है। मीन्स फ्रांस से ही रिवॉल्यूशन की आग उठी थी जो पूरे यूरोप में फैली, और इसी वजह से ट्रीटी ऑफ वियना के बाद फ्रांस के चारों तरफ कई सारे स्टेट्स बाउंड्री के रूप में उसको रख दिए गए थे, ताकि फ्रांस से कोई भी रिवॉल्यूशनरीज आइडियाज़ बाहर ना आए। लेकिन उनको डर था, पूरे यूरोप को डर था कि फ्रांस से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करेगी, और ये फिर मोनार्की सिस्टम को इस्टेब्लिश नहीं रहने देंगे यहाँ पर। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड्स। जुलाई में जो रिवॉल्यूशन हुआ, इसके वजह से इसकी आग ब्रसेल्स तक भी पहुंची, और जिससे क्या हुआ, बेल्जियम जो था यूनाइटेड किंगडम से, नीदरलैंड का जो यूनाइटेड किंगडम था उससे अलग हो गया।
An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ग्रीस में जो इंडिपेंडेंस के लिए वॉर हो रही थी, इससे भी नेशनलिज्म की फीलिंग पूरे यूरोप में बहुत तेजी से फैली. ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन अम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी. 15th सेंचुरी से ही ऑटोमन अम्पायर का पार्ट था ग्रीस. द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप sparked of a struggle for independence amongst the Greeks which began in 1821. इस लाइन पे ध्यान देंगे कि रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का ग्रोथ जो था यूरोप में जो हो रहा था, उसके वजह से ग्रीस में जो इंडिपेंडेंस के लिए वॉर हो रही थी, फाइट हो रही थी, स्ट्रगल हो रही थी, उससे ग्रीस के लोग काफ़ी अफेक्टेड हुए और 1821 में ये रिवॉल्यूशन पूरी तरह से स्टार्ट हो गया था ग्रीस में. नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. Ancient Greek culture के लिए जो यूरोप के अदर पार्ट्स में भी ग्रीक थे, उनकी काफ़ी सिंपैथी थी ग्रीस के साथ और ग्रीक कल्चर के साथ, इसलिए उन लोगों ने भी सपोर्ट किया. Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. पोइट्स जो थे, कविताएं लिखते थे, आर्टिस्ट जो कलाकार थे, जो प्ले करते थे, उन्होंने ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का सिंबल मान लिया एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक, और पब्लिक में ये ओपिनियन फैलाने की कोशिश की उन्होंने कि मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ ग्रीस का हमें सपोर्ट करना चाहिए. द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स. इंग्लिश पोइट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज किए और वो फाइट में इंडिपेंडेंस वॉर जो था ग्रीस का, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया. एंड वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824. जो 1821 से ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था ग्रीस में, 1824 में लॉर्ड बायरन की फीवर से वहाँ डेथ हो गई थी, जो उन्होंने फंड कलेक्ट करके उसमें सपोर्ट करने की कोशिश की थी. फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 recognized Greece as an independent nation. ये लड़ाई 1821 से शुरू हुई और 1832 में जो ये समझौता हुआ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दिया गया और इस प्रकार ग्रीस इंडिपेंडेंट हो सका. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से यूरोप में फ्रांस से स्टार्ट हुआ और पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन या नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की, और जिसमें बहुत मुख्य पार्ट था लिबरल्स का, लिबरल्स नेशनलिस्ट, जिसमें मिडिल क्लास के लोग थे, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो नया कमर्शियल मिडिल क्लास था उनकी भी हिस्सेदारी काफ़ी रही, जिसमें पोएट्स थे और कल्चर को भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया और कल्चर को सेव करने के लिए लोग यूनाइटेड हुए और फिर जिसका एक रिज़ल्ट हुआ कि 1832 में ग्रीस जो था वो आज़ाद हुआ या इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में वो इस्टेब्लिश हुआ. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. ये इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग की जो बातें हैं इस टॉपिक के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे. द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन. सिर्फ वॉर और अपने टेररिस्ट को एक्सपैंड करने से, किंगडम को बड़ा करने से ही नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप नहीं करती है. नेशनलिज्म को ज़िंदा रखने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग को लोगों को समझाने के लिए कल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन. आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूज़िक हेल्प एक्सप्रेस द शेप नेशनलिस्ट फीलिंग. जैसा कि हम इंडिया के नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर पढ़े थे, जिसमें लास्ट टॉपिक यही था कि किस तरह से कल्चर को सामने रखते हुए अपने कल्चर को सेव करने के लिए लोगों ने फोकलोर्स कहानियों को, पुरानी कहानियों को कलेक्ट करने की कोशिश की थी और लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि हमें अपने कल्चर को सेव करना चाहिए, ये हमारे भारत का कल्चर. उसी तरह से यूरोप में भी कल्चर को सेव करके, अपने कल्चर को इम्पोर्टेंस दे के, अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई और या डेवलप करने की कोशिश की गई. लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस. रोमांटिक आर्टिस्ट या पोएट जो थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया रीजन और साइंस की बातों की. मीन्स
साइंस को, टेक्नोलॉजी को और किसी बात को रीज़न आउट करने यानी हर बात को तर्क से साबित करने की बातों को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। जस्ट सी दिस पिक्चर। एंड पोएट्स फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशंस। उन्होंने साइंस और रीज़न को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने ज़्यादा फोकस किया इमोशंस पर, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स पर। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। अपने नेशन के बेस के रूप में उन्होंने कॉमन कल्चरल जो था पास्ट के टाइम का, पुराने समय का जो कल्चर था उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए लोगों को समझाने की कोशिश की कि हमारा कल्चर है और इसको ज़िंदा रखना होगा। अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए हमें अपने कल्चर को भी सेव करना होगा। अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people. Das Wolf. It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation was popularized. और बहुत सारी कोशिशें की गई अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए, जिसमें फोक सॉन्ग्स हैं, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेज। उनको इससे अपने कल्चर का पता चलता है, हमारा ओरिजिनल कल्चर क्या है, इसलिए इसको ख़त्म नहीं होने देना है, इसको ज़िंदा रखना है। So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. इसलिए नेशन बिल्डिंग के लिए, अपने राष्ट्र को जिंदा रखने के लिए पुराने लोक संगीत हैं या लोक नृत्य हैं, इनको जिंदा रखना होगा और इनको बचा कर रखना होगा। सो नेशनलिस्ट जो थे इसको भी कलेक्ट करना और इसके रिकॉर्ड को रखना शुरू किए। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज मीन्स जो लोकल लैंग्वेजेस होते हैं किसी भी कंट्री के, और लोकल फोकलोर्स होते हैं, लोक कथाएँ होती हैं, लोक संगीत होते हैं, उसको अगर संभाल कर रखा जाए तो लोग अपने कल्चर को ज़िंदा भी रखते हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते, वो इन कथाओं से, पुरानी बातों से ही अपने देश के अहमियत को समझते हैं और अपने कल्चर को ज़िंदा रख सकते हैं। तो जो नेशनलिस्ट थे उनकी कोशिश थी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में सारी बातों को कलेक्ट किया जाए, पुराने अपने लोक नृत्य, लोक संगीत को, और लोगों को जो इलिटरेट हैं उनको भी समझाने की कोशिश की जाए उनके लोकल लैंग्वेज में। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। खासकर पोलैंड में ऐसी बातें हुई विच हैड बिन पार्टीशंस एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के एंड में पोलैंड का पार्टीशन हो गया था बाय द ग्रेट पावर्स, जिसके पार्टीशन में बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज थे, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इन तीनों की वजह से पोलैंड का पार्टीशन हुआ था। इवन द पोलैंड no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. पोलैंड इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में बहुत दिनों तक नहीं रह सका, लेकिन फिर भी उस देश में नेशनल फीलिंग्स को जिंदा रखने की कोशिश की गई म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। कैरोल कुरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेज लाइक द पोलोनाइज एंड माजुर्का इंटू नेशनलिस्ट सिंबल। जब आज़ादी के लिए वो लोग फाइट कर रहे थे पॉलिश लोग, तो उन्होंने अपने नेशनल स्ट्रगल में म्यूज़िक को और फोक डांसेस को भी शामिल किया और उसको पोलोनाइज करने की कोशिश की, और माजुर्का और पोलोनाइज को नेशनलिस्ट का सिंबल बनाया। इस तरह से अपने कल्चर को भी वो फॉलो कर रहे थे और नेशनलिज्म की फीलिंग भी डेवलप कर रहे थे कि ये हमारा पोलैंड का सिंबल है और पोलैंड के संगीत है। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। और जो लोकल लैंग्वेज होता है उसका भी बहुत बड़ा अहम योगदान होता है अपने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को जिंदा रखने में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वॉज पोस्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। ध्यान दो यहाँ पर, जब रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था पोलैंड को, तो वहाँ से स्कूलों में पॉलिश लैंग्वेज में पढ़ाई होती थी। पॉलिश लैंग्वेज को फोर्सली हटाकर रशियन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई हर जगह पोलैंड में। इन 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली कर्स्ड। रशियन रूल के खिलाफ बहुत रिबेलियन ने काफ़ी कोशिश की, आर्म्ड रिबेलियन थे जिन्होंने कोशिश की रशियन के अगेंस्ट में, लेकिन इसको क्रश कर दिया गया।
Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. और इनका रिवोल्ट करने का एक वेपन बन गया लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज, पॉलिश लैंग्वेज. सो वो क्या किए कि पोलैंड में जो जब रशियन रूल के खिलाफ जो रिबेलियन थे उनको क्रश कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने क्लर्जी जो थे पोलैंड के, उन्होंने अपने लैंग्वेज को वेपन की तरह यूज़ करना शुरू किया और विद्रोह करने लगे रशियन का. पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. चर्च गैदरिंग जो होती थी या जो भी धार्मिक बातें होती थी या इंस्ट्रक्शंस होते थे वो पॉलिश लैंग्वेज में दिए जाने लगे. एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. रशियन लैंग्वेज में उपदेश देने से बिशॉप्स ने और प्रेस ने मना कर दिया, जिसके लिए सज़ा दी गई उनको, और उनको साइबेरिया भेज दिया गया. कितनों को जेल भी डाल दिया गया. द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस. और इस तरह से पॉलिश लैंग्वेज को वो लोग रिवोल्ट में यूज़ करने लगे रशियन के खिलाफ. Now the next point is 3.2 point hunger, hardship and popular revolt. अब आगे हम जानेंगे किस तरह से यूरोप में रिवोल्ट जो था कितने तरह का रूप ले रहा था. कभी लैंग्वेज, कभी कल्चर को वेपन बनाकर ये लोग रिवोल्ट करने लगे थे और अपने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जिंदा रखने की इन्होंने कोशिश की थी. The 1830s were years of great economic hardship in Europe. 1830s का जो दौर था वो का इकोनॉमिक हार्डशिप का टाइम था यूरोप में. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century, ये 19th century का फर्स्ट हाफ था, सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप. इस दौरान यूरोप में पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई. इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स दैन एम्प्लॉयमेंट. जितनी एम्प्लॉयमेंट थी उससे ज़्यादा जॉब सीकर्स हो गए, यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी थी वहाँ पर. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स. Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गया था इंग्लैंड में, जिसके वजह से इंग्लैंड से मशीन के थ्रू जो चीज़ें बनती थी वो इंपोर्ट होती थी यूरोप में और ये सस्ती बिकती थी मार्केट में. तो इंपोर्ट किया हुआ माल जब सस्ता बिकता था तो यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो थे, वो सफ़र करने लगे, क्योंकि उनका माल महंगा होता था, जो मशीनरी से नहीं बना होता था, हैंडमेड होता था, और इसको मार्केट में जगह नहीं मिल पाती, लोग खरीदते नहीं थे. क्यों? लोग सस्ती चीज़ों को ही खरीदना पसंद करते, इसलिए स्मॉल प्रोड्यूसर्स भी काफ़ी सफ़र कर रहे थे. जनसंख्या बढ़ने से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से रूरल एरियाज से मूव करने लगे लोग शहरों में, और वो स्लम्स में रहने लगे, जिससे शहर भी अफेक्टेड हुआ. दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन. हाँ, जहाँ तक हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड से इंपोर्ट किए हुए माल की, तो ज़्यादातर टेक्सटाइल प्रोडक्शन में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था सबसे पहले. दैट यू विल रीड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर, which was carried out mainly in homes or a small workshop and was only partly mechanized. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power. लेकिन जहाँ भी यूरोप में एरिस्टोक्रेसी थी, यानी पहले से एरिस्टोक्रेट कौन होते थे, जो रिच होते थे, जो पहले ही बता चुके हैं. पेजेंट्स स्ट्रगल्स अंडर द बर्डन ऑफ द फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन. और एरिस्टोक्रेट वो भी थे जिनके पास काफ़ी ज़मीन होती थी और उनकी ज़मीन पे ही टेनेंट के रूप में छोटे छोटे किसान काम करते थे. तो जो छोटे किसान थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, और ये जो एरिस्टोक्रेट थे जिनके पास ज़मीन थी, फ्यूडल सिस्टम की वजह से वो उनकी कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी ही थी. लेकिन जो छोटे छोटे किसान थे वो फ्यूडल ड्यूज से घिर गए एंड ऑब्लिगेशंस, और उनको वो काफ़ी सफ़र कर रहे थे. द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री. उसके बाद फूड के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ कर गए, और कभी कभी फसल बर्बाद हो जाने से भी किसान जो थे वैसे ही लॉस में रहते थे, और महंगाई बढ़ जाने की वजह से उनके लिए मुश्किल होने लगी थी. तो इसीलिए इस टॉपिक को नाम दिया गया है हार्डशिप. It was the great economic hardship in Europe in this time, up the 1830s, means it is starting of 19th century, you can say. The year 1848 was one such year. अब बात करेंगे 1848 की. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads.
फूड की शॉर्टेज हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गई। रीजन्स हम लोग ऊपर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिससे पेरिस में पॉपुलेशन जो थी सड़कों पर आ गई। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली, और वहाँ हम लोग पहले ही पढ़े कि लुइस फिलिप थे वहाँ पर। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो देश की जनता थी वो रोड पे आ गई और वो लुइस फिलिप को डर के मारे भागना पड़ा। A national assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work. National workshop to provide employment was set up. वहाँ पे नेशनल असेंबली को फिर से इस्टेब्लिश किया गया और एक रिपब्लिक कंट्री की डिमांड की गई। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21 ईयर्स से ऊपर जितने भी एडल्ट हैं उन सबको सफरेज मीन्स वोट करने का राइट मिले। एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, और सबको काम करने का अधिकार है, मीन्स कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, सबको काम मिलना चाहिए। सो राइट टू वर्क और सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज की डिमांड थी। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर्क सेटअप, और बहुत सारे वर्कशॉप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे वर्कशॉप भी सेटअप किए गए। अर्लियर इन 1845, उसके बाद 1845 की बात करेंगे। वेवर्स इन सिलेसिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल्स एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल्स बट ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड देयर पेमेंट। यहाँ पे क्या है, वेवर्स की बात है। सिलेसिया में वेवर्स को जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो काम देते थे, ऑर्डर देते थे, और वो फिनिश्ड टेक्सटाइल्स कपड़े तैयार करने के लिए ऑर्डर मिलती थी उनको, वो तैयार तो करते थे लेकिन उनके पेमेंट्स को काफ़ी कम कर दिया गया था और इसीलिए वो रिवोल्ट करने लगे। द जर्नलिस्ट विलहेल्म वोल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन अ सिलेसियन विलेज एज फॉलोज। उन्होंने इस इवेंट को, इस बात को इस तरह से पेश करने की कोशिश की। ये जर्नलिस्ट थे विलहेल्म वोल्फ। इन दीज विलेजेस with 18,000 inhabitants, कॉटन विविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। यहाँ जिस गांव की बात हो रही है वहाँ पर करीब 18,000 रहने वाले हैं, बाशिंदे हैं, जिनका ऑक्यूपेशन मेन था विविंग, कपड़े बुनना। द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, यहाँ पे वर्कर्स काफ़ी गरीब हैं, उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। द डिस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज़ बिन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। और अनएम्प्लॉयमेंट थी वहाँ पर, इसका एडवांटेज कॉन्ट्रैक्टर्स ने लिया, उन्होंने काम दिया और कम पैसे में ही काम करवाने लगे, क्योंकि गांव वालों को काम की नीड थी, इसलिए वो कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो गए। On 4th June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansion of their contractor demanding higher wages. लेकिन अब कितना बर्दाश्त करेंगे, आखिर वेवर्स भी सड़कों पर आए और वो पेयर्स में मार्च करने लगे मैंशन की तरफ, कॉन्ट्रैक्टर के घरों की तरफ, और डिमांड करने लगे हायर वेजेस की, मीन्स उनको ज़्यादा वेज चाहिए, उससे लो वेज से काम चल नहीं रहा था। दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, उनको भी सप्रेस किया जाने लगा, उनकी बातों को नहीं सुना गया। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउसेस, स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, फर्नीचर, पोर्सिलेन। अनदर ग्रुप broke into the storehouse and plundered if of supplies of cloth which they tore to shreds. तो विलेजर्स काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट करने लगे, उनके घर को तोड़, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके घर की तरफ गए और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचाया उन घरों को, विंडोज़ पेन तोड़ दिए, फर्नीचर्स तोड़ दिए। दूसरा ग्रुप था वो स्टोर हाउस में गया जहाँ पे तैयार माल रखा हुआ था, उसको भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विथ हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज। कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ से अपने घरों को छोड़कर, मैंशन को छोड़कर भागना पड़ा, वो नेबरिंग विलेज में गए, पड़ोसी गाँव में गए। विच हावेवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन, और दूसरे गाँव ने भी उनको आश्रय देने से मना कर दिया। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्विजिशंस द आर्मी। 24 घंटे के बाद वो लोग लौटे आर्मी को लेकर के। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट, और आर्मी ने 11 वीवर्स को मार दिया, शूट कर दिया। The next topic is 3.3, the revolution of the liberals. That I will be teaching you tomorrow. So I am ending this topic today. Thank you.